हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। आई एम रिया। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी, न्यूक्लियस और क्या नाम है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में आपको बता दिया था। न्यूक्लियस का बहुत ही इजी सा डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था विद द पार्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी ही करा रही हूँ। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे से। तो आज की क्लास में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा भी नहीं है, बट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो फ्लूइड है यही हेल्प करता है कि जो सेल के अंदर मटेरियल एंटर कर रहे हैं या फिर सेल से मटेरियल बाहर एग्जिट कर रहे हैं, वो किसके थ्रू उनकी ईजी मूवमेंट होगी, वो होगी साइटोप्लाज्म के थ्रू। क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है और फ्लूइड मीडियम में मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाती है, तो मटेरियल की मूवमेंट को ईजी करने के लिए, चाहे वो एग्जिट कर रही हो या फिर एंटर कर रही हो, साइटोप्लाज्म हेल्प करती है। नेक्स्ट ये है कि सेल में जितने भी उसकी कॉम्पोनेंट है, जो भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो यहीं पे फ्लोट करते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। तो वैसे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है साइटोप्लाज्म की, बट हाँ इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्गेनली जो है यहीं पे फ्लोट करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो यस, ऐसे कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट साइटोप्लाज्म की ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका और कोई एनसीईआरटी में इतना नहीं है क्लास 9 के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक क्या नाम है नेटवर्क है, ट्यूब्स का नेटवर्क है। बहुत सारे इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है न्यूक्लियस है, इसके अंदर का मैंने स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं, कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस का बहुत ही ईजी सा डायग्राम दिया है, और ये जो न्यूक्लियस के जस्ट सरफेस पे, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियस की तरह, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ही है, इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और ये दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे मैंने RER भी शो किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER भी शो किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसकी सरफेस पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनली नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ होगा। बट रफ के पास इसकी सरफेस जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक की जो सरफेस है, उस पर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है, मैंने कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि राइबोसोम जो है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है ये, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ कहेंगे। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको सबसे पहले पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी हमने राइबोसोम की बात की है, राइबोसोम जहाँ भी आएगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही रहा होगा, क्योंकि राइबोसोम का ये काम है, प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। हमने कल देखा था न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो कि बिल्कुल मिड में होता है, वो क्या कर रहा है, राइबोसोम को कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ताकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जो RER है उसके सरफेस पे भी राइबोसोम है, तो RER का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। सो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ RER। तो इसका ये फंक्शन हो गया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन बनाएगा। अब SER की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, यहाँ पे राइबोसोम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा, बट ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड बनाता है ये। तो लिपिड सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा, SER, और प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करेगा वो है RER।
नाउ एससीआर का एक और रोल भी है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो ये है कि ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किसी भी इंसान के बॉडी में अगर ड्रग है, ठीक है, तो वो ब्लड में आता है, शो हो जाता है, बट एससीआर जो है काफ़ी लेवल तक ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसकी टॉक्सिफिकेशन को हटा देता है, तो वो उतना इफ़ेक्ट अपना शो नहीं करेगा। अगर ड्रग जो है वो माइनर है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में, तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा और वो ह्यूमन बॉडी में अपनी सिग्निफिकेंस शो नहीं कर पाएगा। तो ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है और लिपिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और आरईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये दोनों के सेपरेट फंक्शन हो गए। अच्छा, अब हमें एंडोप्लाज्मिक में नेक्स्ट टॉपिक जो जानना है वो ये है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है 9th क्लास की एनसीईआरटी में, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे आरईआर ने जो प्रोटीन बनाया है और एससीआर ने जो लिपिड बनाया है, ठीक है, ये काफ़ी हद पे तो क्या होंगे कि ये सेल से बाहर आएंगे और एक्सपोर्ट हो जाएंगे, बट कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन जेनेसिस में, मतलब मेम्ब्रेन की मेकिंग में हेल्प करते हैं। हमने कल ही हम लास्ट वीडियो में देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है उसमें कुछ ये जो प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये भी हेल्प करते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये प्रोटीन और लिपिड मेम्ब्रेन बनाते हैं तो उसी प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन और लिपिड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड द लिपिड्स, ठीक है। तो ये हो गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बस इतना ही जानना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एससीआर का रोल, आरईआर का रोल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस पे आते हैं हम। गोल्जी अपैरेटस भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके पास भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब जो गोल्जी अपैरेटस है उसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स जो होते हैं वो एक स्टॉक में लगे हुए होते हैं और उस स्टॉक का नाम होता है सिस्टर्न्स। तो यहाँ पे जो मैंने सिस्टर्न लिखा है क्या है, ये एक स्टॉक है जिसमें ये जो वेसिकल्स हैं ये प्रेजेंट हैं। अब ये वेसिकल्स का क्या काम है इसको हम देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस जो है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था गोल्जी अपैरेटस को और इसके फंक्शंस बताए थे। मैंने आपको बताया कि वेसिकल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली इसके हैं, सेल गोल्जी अपैरेटस में प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं ये, और एक स्टैक में लगे हुए होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जितने भी वेसिकल्स होंगे वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, और एक स्टॉक में होंगे, उस स्टॉक का नाम है सिस्टर्न्स। अब ये जो वेसिकल्स हैं इनका काम क्या है, ये वेसिकल्स का काम ये है कि जो गोल्जी अपैरेटस है उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस की मेनली 3 फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो फंक्शन है इसमें ये है कि अभी हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, लिपिड बनाया और प्रोटीन बनाया। अब उन्होंने तो सिंथेसाइज कर दिया है लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। अब जो उन्होंने सिंथेसाइज किया है लिपिड प्रोटीन वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा, गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है कि इसके पास जो वेसिकल्स है ना, इन वेसिकल्स में वो उन प्रोटीन को पैक कर देगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैक करे इससे पहले उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसकी प्रोसेस करेगा, उसे उस फॉर्म में लेकर आएगा जिस फॉर्म में उसे पैक करना है। तो उस फॉर्म में लाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, प्रोसेसिंग। तो वो प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि उसने उस प्रोटीन को पहले उस फॉर्म में लाया जिस फॉर्म में उसको पैक करना है, और पैक किसकी हेल्प से किया, वेसिकल्स की हेल्प से, वेसिकल में उसको पैक कर दिया। अब वो पैकिंग के बाद क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन, इसी वेसिकल से क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो या तो वो सेल के बाहर आके डिफरेंट स्पॉट्स पे जहाँ पे उसको जाना है वहाँ जाएगा, या फिर अगर उसको सेल में ही यूज़ है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, जो मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो वो वहाँ ले जाएगा। तो गोल्जी अपैरेटस का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जो भी वहाँ प्रिपेयर हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कौन कर रहा है उसको पैक और ट्रांसपोर्ट, गोल्जी अपैरेटस। इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस जो है उसका नेक्स्ट फंक्शन ये है कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, सिंथेसाइज करता है इनको, ग्लाइकोलिपिड को भी और ग्लाइकोप्रोटीन को भी। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये, गोल्जी अपैरेटस में सिंथेसाइज होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड ही हैं और ये प्रोटीन है, बस इनका ये ग्लाइको लग गया है क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज के अमाउंट प्रेजेंट है, इसलिए इनका ये ग्लाइको लगा दिया है। और ये जो ग्लूकोज के साथ जो लिपिड फॉर्म हो रहा है उसको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये गोल्जी अपैरेटस में फॉर्म हो रहा है। लिपिड जो है वो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में फॉर्म हो रहा था, बट ग्लाइकोलिपिड जिसमें ग्लूकोज का अमाउंट आ चुका है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, वो गोल्जी अपैरेटस में फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस में। तो इनकी सिंथेसिस गोल्जी अपैरेटस में होती है। तो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन था। थर्ड जो फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस का वो ये है कि ये लाइजोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब लाइजोसोम खुद एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है किसका, सेल का। तो ये जो लाइजोसोम फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस में हो रहा है। तो गोल्जी अपैरेटस एक ऑर्गेनेली को भी फॉर्म करता है, उस ऑर्गेनेली का नाम है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस। तो ये 3 फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस के जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद फिर है लाइजोसोम सिंथेसिस। तो ये 3 आपको फंक्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट हमने बात की लाइजोसोम सिंथेसिस की, जो कि क्या नाम है, गोल्जी अपैरेटस हेल्प कर रहा है उसमें। तो ये जो लाइजोसोम है उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे फर्दर कि लाइजोसोम क्या है। लाइजोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है इसके पास भी। और हाँ, एक बात और कि जो मैं जितने भी आपको ऑर्गेनेली पढ़ा रही हूँ ये प्रोकैरियोटिक सेल के नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के हैं। तो क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेली, तो ये बात तो आपको माइंड में रखना ही है कि ये सारे क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, एक्सेप्ट दैट राइबोसोम। मैंने पहले बता दिया राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तभी वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। उसको छोड़कर जितने भी हमने अभी देखे हैं, ठीक है, वो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी अपैरेटस हो, न्यूक्लियस हो, लाइसोसोम हो, सबके पास मेम्ब्रेन है। वो डबल है या सिंगल है वो अलग बात है, बट मेम्ब्रेन सबके पास है। तो ऑब्वियसली लाइसोसोम के पास भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अब लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, एक और चीज़, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, ये कौन प्रिपेयर कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको उस टाइम बताया नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, बट वो कुछ एंजाइम सिंथेसाइज भी करता है, ठीक है। कुछ एंजाइम जो है वो भी वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो उन्हीं में से एक एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम। किसका डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के पास एक एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कहाँ प्रिपेयर हुआ है, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है जो लाइसोसोम के पास है। ये क्या करता है कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सेल में एंटर कर रहे हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है लाइसोसोम का वो ये है कि ये फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल आया है बाहर से, फॉरेन मटेरियल सिंपल तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो उसको पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होगा। तो उसकी ब्रेक डाउन में कौन हेल्प करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये आराम से किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्प करते हैं लाइसोसोम को फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट ये है कि ये बता दिया मैंने आपको कि डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को, ये लाइसोसोम का फंक्शन है। नेक्स्ट ये है कि लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। सुइसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि अगर कोई सेल प्रेजेंट है बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं ह्यूमन बीइंग, तो ये तो नहीं है ना कि एक सेल जो है वो फंक्शन करता ही रहेगा, नहीं, वो एक टाइम के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सेल है और इसका अब टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसको अब फंक्शन नहीं करना है, तो ये डैमेज हो गया है, ठीक है। तो अब ये सेल कहाँ जाएगा, तो ये सेल जो होगा ना, इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। अब ये जो लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे ना, जैसे ही ये सेल डैमेज करेगा वैसे ही ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, खुद के सेल को ये डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये लाइसोसोम जो है इसलिए इनको कहते हैं सुइसाइडल बैग। जैसे ही सेल डिस्ट्रॉय होता है या फिर जैसे ही सेल में डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइसोसोम जो इसके अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो खुद को बर्स्ट करेगा और वो पूरा का पूरा जो सेल है, उसकी खुद की जो सेल है उसको ही डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसको हमने इसलिए सुइसाइडल बैग भी कहा है। तो ये भी इसका एक फंक्शन हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में आते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्यों, क्योंकि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, लिख देती हूँ मैं, पावर हाउस
अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी करेंसी रिलीज़ करता है। क्या है वो? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी जो है ना वो सेल की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी रिलीज़ करता है और इसी एटीपी को यूज़ करके जो सेल है उसके पास एनर्जी आता है टू डू द फंक्शंस। सेल की जो फंक्शन है वो करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है? एटीपी से आ रही है। और एटीपी रिलीज़ कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? पावर हाउस हुआ, ठीक है, पावर हाउस हुआ ये। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी सेल बाउंडेड मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन बताया मैंने आपको, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो सिंपल ऐसे ही जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल है, अंदर की जो मेम्ब्रेन है ना वो फोल्डेड है इस टाइप से, ठीक है, फोल्डेड मेम्ब्रेन है। किस लिए? ताकि स्पेस इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है पहले ये बता देती हूँ। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली वो होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि सेल जो है, सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है। तो हेरिडिटी को वो क्या करता है? आगे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर सेल में ही कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसके पास खुद का डीएनए है तो उसी को हम क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। क्योंकि भाई उसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद प्रोटीन बना रहा है और खुद के पास हेरिडिटी मटीरियल है। तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की डीएनए भी है, खुद के राइबोसोम्स भी है, वो खुद ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। तो इसलिए ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही है कि ये एटीपी रिलीज़ करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और ये सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज़ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है वो दो टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी 9th क्लास में जो लिखे हुए हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड है और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होगा उसमें कलर प्रेजेंट होगा और ल्यूकोप्लास्ट जो होगा वो कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होगा। ये दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट जो होगा क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। तो उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड है, इसमें एक ग्रीन पिगमेंट, कलर्ड में तो ग्रीन भी आया, ग्रीन पिगमेंट भी होगा, उस ग्रीन पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी क्लोरोफिल को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे हेल्प करेगा? प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। जब भी सनलाइट प्रेजेंट होगा तो वो क्या नाम है? सन रेडिएशन जैसे ट्रैप होंगे वैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है वो आगे है, आगे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे है कलर प्लास्टिड में जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी येलो, ऑरेंज, बाकी अलग कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट का तो हो गया कि कलर्ड प्लास्टिड है, कलर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर का मैंने काम बता दिया। ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। बाकी जो येलो, ऑरेंज और कलर्स हैं वो आपने देखे हैं, फ्लावरिंग की कलर होती है, लीव्स की कलर कभी कभी ग्रीन ना होकर येलो होते हैं बहुत सारे प्लांट के, तो वो ये सब इनके फंक्शन, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, तो इनका फंक्शन क्या होगा कि ये स्टोरेज में हेल्प करेंगे। ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे जो होंगे ना ग्रैनुअल्स जो हैं, ये ग्रैनुअल्स के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होंगे? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होंगे। ल्यूकोप्लास्ट के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, अलायोप्लास्ट, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट की और भी पार्ट्स है, इसमें क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है कि स्टोरेज में हेल्प करता है। प्रोटीन और ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं, प्रोटीन्स, ये सब कहाँ स्टोर होंगे? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो गया कि स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप्स हैं प्लास्टिड के। अब जो प्लास्टिड है उसका जो मैट्रिक्स होगा, मतलब ग्राउंड सरफेस होगा, ठीक है, ग्राउंड सरफेस जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्योंकि हम प्लास्टिड का जब डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जो कि 11th क्लास में, मेनली आपको 11th क्लास में देखना है, यहाँ पे मैंने बना दिया जैसे प्लास्टिड है मान लो, तो इसकी जो ग्राउंड सरफेस है, क्योंकि प्लास्टिड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके अंदर कंपोनेंट है बहुत सारे, तो वो जिस ग्राउंड पे है वो सारे कंपोनेंट, उस ग्राउंड को हमने क्या बोल दिया है? स्ट्रोमा बोल दिया है।
तो स्ट्रोमा क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स का मतलब होता है ग्राउंड सब्सटेंस। जब भी मैट्रिक्स वर्ड सुनो आप बायोलॉजी में, तो ये जो मैट्रिक्स वर्ड जो है बायोलॉजी में क्या टर्म करता है, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सब्सटेंस को शो करता है। तो मैट्रिक्स जो है वो प्लास्टिड, उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो प्लास्टिड है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। इसके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस था, मैंने आपको बताया अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, खुद की प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है। सेम एज कि प्लास्टिड जो है वो भी सेमी ऑटोनोमस है, क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट है और अपना राइबोसोम प्रेजेंट है। तो जिस भी ऑर्गेनली को अगर हम सेमी ऑटोनोमस कह रहे हैं ना, तो इस सेमी ऑटोनोमस का मतलब ही यही होता है कि उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद का राइबोसोम है उसके पास। तो ये दो चीज़ें जिन भी ऑर्गेनली के पास अलग से होंगी, सेल के पास तो है अपना न्यूक्लियस में, मैंने देखा आपको बताया अब, लेकिन उसके अलावे इनऑर्गेनिक के पास हट के, सेल से हट के खुद का डीएनए प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस कह रहे हैं। तो हमने अभी दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली देख ली है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो लास्ट में मैंने आपको बताया अभी, और ये प्लास्टिड, इनके पास भी क्या होता है, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, तो ये सेमी ऑटोनोमस है। नेक्स्ट हमें देखना है वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो वैक्यूल है वो एनिमल सेल में जो है स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो स्मॉल होगा एनिमल सेल में एंड लार्ज होगा प्लांट सेल में। नेक्स्ट ये है कि ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जो एक सेल है उसकी जो वॉल्यूम है 50 to 90% कौन कवर कर रहा है, वैक्यूल। 50% इन एनिमल सेल, यू कैन से 50% या 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50 60 ये सब जो है 50 या 50 से ज़्यादा परसेंट किस में, एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल में भी पैरामीटर छोटा है। तो सबसे जो छोटी वाली परसेंटेज है 50, ये किस में होगा, एनिमल सेल में ऑब्वियसली। और सबसे ज़्यादा 90% है, 90% तक सेल का वॉल्यूम कवर कर सकता है प्लांट सेल का, ठीक है। प्लांट सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो अबाउट 90% तक का वॉल्यूम कवर कर सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना है 90%। और एनिमल सेल में मिनिमम कितना है 50% तक कवर कर सकता है। तो 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो कौन कवर कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, स्वेल हो जाना। तो ये जो है वैक्यूल है ये सेल में क्या प्रोवाइड कर रहा है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे सेल में फ्लूइड का ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मतलब कि लिक्विड ज़्यादा हो गया, या फिर कोई फूड मटेरियल ज़्यादा हो गया, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, वैक्यूल में ऑब्वियसली। एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब कहाँ जाएगा, वैक्यूल में। तो अगर ज़्यादा फ्लूइड है, ज़्यादा लिक्विड है, तो उसको हमने स्टोर किया वैक्यूल में, सेल ने स्टोर किया वैक्यूल में, तो वैक्यूल जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं पे अमाउंट नहीं है, ऐसा ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है लिक्विड का जिसको हमें स्टोर करना है या फूड मटेरियल का, तो वो सेल क्या नाम है, वैक्यूल का तो वहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें स्टोरेज का उतना नीड नहीं है। तो वो क्या करेगा फिर, वो जितना उसका रियल साइज़ है उतने रियल साइज़ में आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो वो स्वेल करेगा और रियल साइज़ में दोबारा आ जाएगा। इसी को कहते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्वेल कर जाएगा, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा ताकि उसमें हम स्टोर कर सके, सेल जो अपना एक्स्ट्रा जो भी है वो स्टोर करे, और नहीं है तो फिर वो अपने दोबारा शेप में वापस आ जाएगा। फिर जो आउटर कवरिंग है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो है ना यहाँ पे, ये क्या है, वैक्यूल की आउटर कवरिंग। वैक्यूल है अगर उसकी जो आउटर कवरिंग होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है 9th क्लास की एनसीईआरटी में, वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो दो सेल में या दो से ज़्यादा सेल में अपने आप को स्प्लिट कर देती हैं, डॉटर सेल बनाती हैं, ठीक है। ये सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल, दो से फिर ऐसे फर्दर होके ग्रुप बनाते हैं, मैंने बताया था, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से देन ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल डिवीज़न क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें सेल जो होगा वो खुद को डिवाइड करेगा और न्यू सेल अराइज होंगी इनसे। अब ये दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। दो टाइप से सेल डिवाइड करती हैं, एक या तो मिटोसिस होगी उसमें या फिर मियोसिस होगा। मिटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है, मतलब कि माइटोसिस में क्या होता है कि कोई एक सेल है, वो सेल ब्रेक होगा, पेरेंट सेल उसको बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एक सेल है, ये मान लो एक सेल है और ये पेरेंट सेल है, तो ये अपने आप को डिवाइड करेगी, ब्रेक होगी और दो डॉटर सेल बनाएगी। कितनी सेल बनाएंगी, दो डॉटर सेल बनेगी, किसमें, मिटोसिस में। अच्छा, मिटोसिस में एक और है कि मिटोसिस में सेल जो होती है डिवाइड करने से पहले खुद ग्रो होती है, ठीक है, खुद को ग्रो करेगा सेल,
ठीक है, जितने भी उसमें डीएनए है उनको रेप्लिकेट करेगा। हम क्लास 11th में ये देखने वाले हैं, वैसे सेल डिवीज़न का पूरा एक चैप्टर है, वो देखेंगे हम पूरा कि उसमें मिटोसिस मियोसिस में क्या हो रहा है। बट 9th क्लास के साथ जो जानना चाहिए वो ये है कि मिटोसिस में क्या है कि सेल जो है वो ग्रो हुआ, उसके बाद ग्रो होने के बाद डीएनए वगैरह रेप्लिकेट किया उसने, और रेप्लिकेट करने के बाद इक्वेशनल डिवीज़न किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जितना प्रॉपर अमाउंट इस सेल में है उतना ही प्रॉपर अमाउंट इस सेल में भी जाएगा। डीएनए हो या कोई भी ऑर्गेनेल हो, इक्वली डिवाइड कर रहा है वो डीएनए को दोनों सेल में, और जो पहले का अमाउंट था इस सेल में वो चेंज नहीं हो रहा है, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट डीएनए को उसने रेप्लिकेट किया, डबल किया और दोनों में बांट दिया, इसलिए हमने इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहा। मियोसिस बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ठीक है। मियोसिस में क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो सेल नहीं बनती हैं, मियोसिस में दो प्रोसेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो होती है मियोसिस, ठीक है। और लास्ट में ना 4 सेल बनती हैं, ठीक है, 4 डॉटर सेल आती है, 2 नहीं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल थी, मियोसिस में 4 डॉटर सेल आती हैं, और यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में प्रेजेंट था, पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था वो उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मायोसिस 1 हो रहा है, मायोसिस 1 में क्या हुआ कि पेरेंट के पास जितना भी क्रोमोसोम है उसको हाफ डिवाइड कर दिया 2 में, ठीक है। फिर इनमें फर्दर हुआ तो उसको फिर हाफ कर दिया, मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर को ही हाफ कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो हाफ हो जा रहा है, ठीक है। माइटोसिस में क्या है, डबल किया अमाउंट, डीएनए के अमाउंट को डबल किया और फिर दोनों डॉटर सेल में बांट दिया। तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न हो गया कि पेरेंट के पास जितना डीएनए कंटेंट था, जितना क्रोमोसोम था वो चेंज नहीं हो रहा है, और दोनों डॉटर के पास भी सेम अमाउंट में क्रोमोसोम आ रहे हैं, डीएनए आ रहा है सेम अमाउंट में। बट मियोसिस में ऐसा नहीं है, मियोसिस में हाफ हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 में जो फॉर्मेशन हुई है और मियोसिस 2 में 4 डॉटर सेल बनते दोनों मिलके, 2 मियोसिस 1 में 2 मियोसिस 2 में, और चारों के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।